Hello everyone, I am Shefali, your accountancy teacher from Vishwas School. Students, we were discussing about accounting equation और यहाँ हमने बात की थी एक सिंपल सी इक्वेशन की कि एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। इसके पीछे का जो लॉजिक था उसके बारे में भी हमने हमारे पिछले 2 वीडियोस में डिस्कस किया कि कैसे एसेट्स जो हैं वो लाइबिलिटीज़ और कैपिटल के इक्वल होती हैं। तो उसी इक्वेशन को बेस बना करके मैं एक न्यूमेरिकल सॉल्व करूँगी, फुल फ्लेज न्यूमेरिकल। आपकी बुक में चैप्टर के स्टार्टिंग में जो इलस्ट्रेशंस दिए हैं, मींस एग्जाम्पल होते हैं जो, उसे हम डिस्कस करेंगे आज। तो उसे सॉल्व करने से पहले हमें एक फॉर्मेट ड्रॉ करना है जिस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आप सम करोगे। अकाउंटेंसी में हमेशा ही जो भी सम आपने करने हैं, जो भी न्यूमेरिकल्स आप करोगे, उसका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होगा, मतलब एक टेबल बनेगा, उस टेबल के अकॉर्डिंग आपको वो सम करना है। अब यहाँ इसके लिए जो फॉर्मेट है वो सिंपल सा फॉर्मेट है बिल्कुल। एक कॉलम मैंने बना दिया नंबर लिखने के लिए कि ट्रांजैक्शन नंबर 1 है, ट्रांजैक्शन नंबर 2 सीरियल नंबर लिखने के लिए। सेकंड में मैं ट्रांजैक्शन लिखती जाऊंगी। फॉर एग्जांपल राम स्टार्टेड बिजनेस, तो लिख देंगे यहाँ पर राम स्टार्टेड हिज बिजनेस। आगे मैंने लिखी है अकाउंटिंग इक्वेशन। तो एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो यहाँ बस मैंने एसेट्स को थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दिया कि एसेट्स जो हैं वो कौन कौन सी होती हैं। कैश हो सकता है एसेट्स में, स्टॉक भी हो सकता है, फर्नीचर भी हो सकता है, डेटर्स भी हो सकते हैं। डेटर्स मतलब वो पर्सन जिन्होंने आपसे कुछ उधार में लिया और उन्होंने आपको पैसा देना है, देनदार हैं वो आपके। कुछ कस्टमर होते हैं ना जो उधार में हमसे सामान ले जाते हैं, तो वो होते हैं डेटर्स। बाकी सारी बिजनेस से रिलेटेड आपकी प्रॉपर्टी, चाहे वो कैश हो, स्टॉक हो, स्टॉक मतलब कितना आपके पास गुड्स पड़ी हैं, मतलब कितना सामान आपके पास पड़ा है। आगे है लाइबिलिटीज़ में आते हैं क्रेडिटर्स। क्रेडिटर होते हैं डेटर्स का उल्टा, मतलब उन्हें कहा जाता है लेनदार, जो आपसे पैसा लेंगे क्योंकि आपने उनसे कुछ उधार में लिया होगा। नेक्स्ट है आपके पास कैपिटल। कैपिटल में वो पूंजी जिसको लगा करके बिजनेसमैन अपना बिजनेस शुरू करता है। अब यहाँ हम डिस्कस करेंगे, हमारे पास जो है पूरा एक इलस्ट्रेशन। यहाँ मेरे पास ये स्टेटमेंट है, आप सब लोग भी अपनी जो बुक्स हैं उसमें इस स्टेटमेंट को फॉलो करोगे। फ़िलहाल यहाँ हम वीडियो में इस बुक से इस स्टेटमेंट को देखेंगे। देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 2 क्या कहता है इसमें, शो द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस एंड प्रिपेयर अ बैलेंस शीट ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट न्यू इक्वेशन। अब पहली ट्रांजैक्शन इसने क्या दी है आपको, मुकेश स्टार्टेड हिज बिजनेस विद कैश 80,000, कि मुकेश ने 80,000 रुपीज़ लगा करके अपना बिजनेस स्टार्ट किया। ओके, तो इस ट्रांजैक्शन को आपने जो है वो रिकॉर्ड कर देना है अपनी इस टेबल में। मैंने लिखा ट्रांजैक्शन नंबर 1 और यहाँ पर आपको बस सिंपली जो है वो ट्रांजैक्शन राइट करनी है। तो यहाँ ट्रांजैक्शन में जो भी आपके पास डिटेल है वो लिख दो। मुकेश, ज़्यादा लॉन्ग में लिखने की ज़रूरत नहीं, बस मुकेश स्टार्टेड बिजनेस, इतना हिंट बहुत है। अब बिजनेस स्टार्ट किया है उसने 80,000 कैपिटल लगा करके, तो कैपिटल के नीचे तो मैं 80,000 लिख दूंगी फॉर श्योर, बहुत सिंपल सी बात है।
अभी उसकी कोई लाइबिलिटी नहीं है, मतलब उसने किसी का कोई पैसा अभी देना नहीं है, तो लाइबिलिटीज़ या क्रेडिटर्स के नीचे 0। इसी तरह से बस वैल्यूज़ पुट करना है मुझे। डेटर्स अभी कुछ भी नहीं है, किसी से कोई पैसा हमने लेन देन अभी नहीं रखा। फर्नीचर भी हमारा 0, स्टॉक भी हमारे पास अभी कुछ नहीं है, क्योंकि बिजनेस तो भी नया स्टार्ट हुआ है। अब कैश की बारी जब आए तो देखो, आपने कैपिटल लगाई 80,000 की मुकेश ने, तो उसे उसके बिजनेस में कैश भी तो आया, क्योंकि उन्हीं पैसों के कैश से ही तो वो आगे क्या सारा बिजनेस का काम करेगा। तो कैश के नीचे भी लिख दोगे 80,000। तो देखो, एसेट्स वाली साइड लाइबिलिटी वाली साइड के ऑटोमेटिकली क्या हो गई, इक्वल। और जैसे जैसे ट्रांजैक्शन आगे बढ़ेंगी ये हमेशा ही इक्वल रहेगी, चाहे चेंजेस होते रहें, एसेट्स में चेंज आए, लाइबिलिटी में चेंज आए, बट इफ़ेक्ट कुछ ऐसा होगा कि जिससे ये हमेशा ही इक्वेशन के जो इक्वल वाले दोनों साइड्स हैं, आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, हमेशा इक्वल प्रूव होंगे। बस आपको ट्रीटमेंट आना चाहिए कि कोई ट्रांजैक्शन हुई तो उसका क्या ट्रीटमेंट है, क्या इफ़ेक्ट है। अब अगली ट्रांजैक्शन हम स्टेटमेंट में देखेंगे। अगली ट्रांजैक्शन में है परचेज गुड्स फॉर कैश। कितने की गुड्स ली हैं, 28,000 की गुड्स उसने कैश में यानी नकद पैसे दे करके खरीदी। तो यहाँ आपने जो है वो राइट कर देना है परचेज्ड गुड्स, और यहाँ ब्रैकेट में लिख दो कैश, कि कैश में गुड्स ली हैं। तो अब आपने कैश में अगर गुड्स ली हैं तो यहाँ आपके पास जो है वो 28,000 रुपीज़ से आपका जो कैश है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि आपने कैश जो है वो पे कर दिया गुड्स के लिए। ओके, नेक्स्ट आपके पास स्टॉक जो है वो 28,000 से बढ़ जाएगा आपका स्टॉक। फर्नीचर अभी लिया नहीं, डेटर्स अभी कोई है नहीं हमारे, ना ही किसी से कुछ उधार में लिया, और कैपिटल में भी नो चेंज, क्योंकि आपने कैश पे किया, बदले में गुड्स या स्टॉक आपके पास आ गया। जब कभी आप कैश को पे करो, बदले में कोई चीज़ आपको मिले फिज़िकल फॉर्म में, कोई एसेट अगर इंक्रीज़ हो जाए, जैसे यहाँ स्टॉक बढ़ गया, तो कैपिटल आपकी कम नहीं होगी, कैपिटल में नो चेंज। कुछ ऐसी पेमेंट करो जिसके बदले में कुछ एसेट ना मिल रही हो, तो फिर कैपिटल कम होती, बट यहाँ तो मुझे स्टॉक मिला है ना, एक एसेट बढ़ गई। सो अब आपने क्या करना है, इस इक्वेशन को जो है वो सॉल्व करके आपने जो है वो न्यू इक्वेशन निकालनी है। सॉल्व मतलब बस ये जो प्लस माइनस है इन्हें जो है आपने अपना सॉल्व कर लेना है, ताकि जो है वो नई इक्वेशन निकालने में हमें आसानी हो। तो यहाँ मैंने लिखा न्यू इक्वेशन, और मैं यहाँ बस सिंपली जो है वो इसे सॉल्व करके जो भी प्लस माइनस है उसका इफ़ेक्ट निकाल करके यहाँ सॉल्व करूँगी। तो 80,000 माइनस 28,000, 52,000 हुए हमारे पास। नेक्स्ट आपके पास स्टॉक जो है वो 28,000 का है, फर्नीचर 0 ही है, डेटर्स 0 ही है, क्रेडिटर 0, और कैपिटल 80,000 प्लस 0 था, मतलब कोई चेंज नहीं आया था, तो कैपिटल वही की वही 80,000 की रह जाएगी आपके पास। सो ये हुई आपके पास न्यू इक्वेशन। अब हम आएंगे हमारी थर्ड ट्रांजैक्शन के ऊपर, जहाँ वो देखें हमें क्या कहता है थर्ड ट्रांजैक्शन में। तो थर्ड ट्रांजैक्शन में आपको कह रहा है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। उधार में आपने गुड्स ली हैं, क्रेडिट मतलब उधार में लेना। कितने की, 20,000 की गुड्स आपने जो है वो क्रेडिट पर ली हैं, उधार में ली हैं। ओके, तो अब यहाँ पर आपकी जो गुड्स आपने ली, परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, क्रेडिट मतलब उधार में आपने गुड्स ली, तो आपका कैश नहीं बदलेगा, क्योंकि आपने कैश तो खर्चा ही नहीं, पे ही नहीं किया। तो कैश में तो कर दो 0 का चेंज, कि कोई चेंज नहीं आ रहा।
स्टॉक जो है वो आपका वो 20 से बढ़ जाएगा, क्योंकि गुड्स तो आई है, स्टॉक तो बढ़ा है, चाहे उधार में ली हो लेकिन सामान तो आ गया हमारे पास। फर्नीचर में 0, कोई चेंज नहीं। डेटर्स भी 0, क्योंकि डेटर होते हैं आपके कस्टमर जिनको आप कुछ उधार में बेचो। यहाँ तो आपने किसी सप्लायर से उधार ली, तो आपकी जो है वो लाइबिलिटीज़ अब बढ़ जाएंगी, मतलब आपने सामने वाले को जो है वो पे करना है। तो क्रेडिटर्स, क्रेडिटर मतलब आपके जो लेनदार हैं, आपसे पैसा लेंगे, वो 20,000 से इंक्रीज़ हो जाएंगे। और कैपिटल में नो चेंज, क्योंकि कैपिटल को हमने छेड़ा ही नहीं, हमने तो स्टॉक लिया और उधार में स्टॉक लिया। अब यहाँ पर आपने जो है वो न्यू इक्वेशन बना लेनी है, इसको लाइन लगा के यहाँ बंद। और न्यू इक्वेशन में आपने जो है वो इसको सॉल्व कर देना है। 52,000 प्लस 0। अब ये जो लाइन है आपके पास, इसको नहीं देखना इससे पिछला कुछ भी, क्योंकि सॉल्व होके ही हमारे पास आ रहा है। बस इन दोनों लाइनों के बीच में जो भी सॉल्व करेंगे वो उसके अकॉर्डिंग आप देखो। तो इन दोनों के बीच में स्टॉक आपके पास जो है वो कितना हो गया, 48,000 का। फर्नीचर आपके पास जो है वो 0 ही रहेगा। डेटर्स भी आपके 0 रहेंगे। क्रेडिटर्स आपके 20,000 और कैपिटल आपकी वही की वही जो है वो 80,000 की रह जाएगी। अब आपके पास आती है अगली ट्रांजैक्शन, 4th ट्रांजैक्शन, जहाँ पर आपको कह रहा है परचेज फर्नीचर फॉर कैश 6,000 रुपीज़ आपने जो है वो खर्च करके कैश में पैसा पे किया और फर्नीचर ख़रीदा। अब फर्नीचर आपने जो है वो कैश पे करके ख़रीदा है, तो फिर आपने यहाँ लिखना है परचेज्ड फर्नीचर। आपने जो है वो 6,000 रुपीज़ पे किए, तो कैश कम हो जाएगा 6,000 से आपका, क्योंकि इस बार आपने उधार में नहीं लिया, कैश में लिया है फर्नीचर। स्टॉक में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि स्टॉक को आपने ना खरीदा ना बेचा। फर्नीचर में 6,000 देखो ऐड होंगे, क्योंकि फर्नीचर आ रहा है आपके पास। डेटर्स में कोई चेंज नहीं, क्रेडिटर्स में भी कोई चेंज नहीं, और कैपिटल में भी कोई बदलाव नहीं। अब इसको लाइन लगा के क्लोज कर दो, और ये जो आपकी अब इक्वेशन आएगी, इसको सॉल्व करके एक न्यू इक्वेशन आप निकालो। इन दोनों लाइंस के बीच में जो भी सॉल्व करना है वो सॉल्व करेंगे। 52,000 माइनस 6, तो 46,000 का कैश आपके पास अवेलेबल है। स्टॉक आपका 48,000 का है। 6,000 का फर्नीचर है आपके पास। डेटर्स 0, और लाइबिलिटीज़ या क्रेडिटर आपके जो हैं वो 20,000 चल रहे हैं, और आपकी जो कैपिटल है वो भी कितना चल रही है, 80,000 की। अब ये न्यू इक्वेशन है। अब आ जाते हैं 5th पॉइंट के ऊपर। 5th पॉइंट में आपको क्या कहता है, 5th पॉइंट में कह रहा है कि आपने जो है वो रेंट पे किया 2,000 रुपीज़ का, पेड रेंट 2,000 रुपीज़। जब भी आप कुछ पे करते हो तो उससे आपका कैश कम हो जाता है, क्योंकि जब पे ही कर दिया तो ऑब्वियसली पे करने का मतलब कैश कम हो गया, कैश चला गया आपका। तो कैश आपका अगर कम हो रहा है 2,000 से, तो उसको लेस करके शो करेंगे। 2,000 रुपीज़ माइनस कर दोगे कैश में से। स्टॉक में कोई चेंज नहीं, फर्नीचर में भी नो चेंज। नो चेंज का मतलब बस 0 प्लस कर दो। डेटर्स में भी नो चेंज, क्रेडिटर में भी नो चेंज। लेकिन अब कैपिटल की बात आई। देखो, आपने 2,000 रुपीज़ स्पेंड किए, बदले में कोई प्रॉपर्टी या कोई एसेट तो इंक्रीज़ नहीं हुई आपकी, कोई आपको फर्नीचर नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। बस 2,000 रुपये का आपने जो है वो एक खर्चा कर दिया, रेंट दे दिया सामने वाले को। तो जब कभी ऐसा हो कि आप कुछ पैसे खर्च करो, बदले में कोई एसेट आपकी ना बढ़े, तो फिर आपकी कैपिटल जो है वो कम हो जाती है। पहले क्या हो रहा था, कैश खर्च कर रहे थे, बदले में स्टॉक या फर्नीचर आ रहे थे, कोई ना कोई एसेट बढ़ रही थी, तो कैपिटल को छेड़ने की ज़रूरत नहीं थी। अब क्या हो रहा है,
कि रेंट पे करने से कुछ मिला नहीं, और तो कैपिटल में से 2000 रुपीज़ रेंट के लेस करोगे, क्योंकि एक तरह का लॉस है ये आपको। अब लाइन लगा के क्लोज करो और यहाँ लिखो न्यू इक्वेशन और इसको सॉल्व करेंगे। कैश रह जाएगा 44,000 का, स्टॉक वही है 48,000, फर्नीचर 6,000 का, डेटर्स 0 ही चल रहे हैं, क्रेडिटर्स 20,000 के, और कैपिटल सॉल्व होके आ जाएगी 78,000 की आपके पास। अब आ जाते हैं हमारी नेक्स्ट इक्वेशन के ऊपर। नेक्स्ट हमें क्या कहता है ट्रांजैक्शन में, कहता है कि रिसीव्ड कमीशन 500 रुपीज़, कि 500 का आपको कमीशन रिसीव हुआ। अब आपने तो कुछ नहीं किया है, यहाँ आपको डायरेक्ट जो है वो किसी से वन साइडेड पेमेंट रिसीव हुई। आपने कोई स्टॉक नहीं बेचा, कुछ नहीं किया, लेकिन आपको जो है वो कमीशन ऐसे फ्री में रिसीव हुआ, मतलब कोई एसेट नहीं आपको अपनी जो है वो देनी पड़ी। तो यहाँ 500 रुपीज़ का कमीशन आया, तो ये प्लस हो जाएगा आपका, क्योंकि कैश बढ़ेगा ना, 500 रुपीज़ आएंगे। अब बिना कोई स्टॉक को बेचे ये 500 आए, स्टॉक में तो नो चेंज, 0 प्लस कर दो, फर्नीचर में भी 0 प्लस कर दो कि कोई चेंज नहीं, डेटर्स भी 0 प्लस, क्रेडिटर्स में भी कोई चेंज नहीं। कैपिटल की अब बात आई। अब जैसे रेंट के टाइम पर मैंने कहा था कि ये एक लॉस है, क्योंकि बदले में कुछ मिल नहीं रहा है, रेंट देने से कोई एसेट नहीं बढ़ रही है। इसी तरह कमीशन को रिसीव करने से, यहाँ रिसीव हो रहा है, ये आपका फ़ायदा हो रहा है। इसके बदले में कमीशन जब आपको मिला, आपकी किसी एसेट में कोई कमी नहीं आई, आपने कोई स्टॉक नहीं बेचा अपना, तो ये आपके लिए क्या है, एक तरह का बेनिफिट या प्रॉफिट। तो ये 500 के कमीशन से एक तो कैश बढ़ेगा और दूसरी तरफ कैपिटल बढ़ जाएगी। ओके, वन साइडेड पेमेंट्स जब करते हैं, वन साइडेड मतलब बदले में कुछ और ना मिले, तो कैश कम होता है, कैपिटल भी कम होती है। और वन साइडेड जब आपको पैसा रिसीव होता है, तो एक तरफ कैश बढ़ता है, दूसरी तरफ कैपिटल बढ़ जाती है। सॉल्व करेंगे इसको, यहाँ पर आप लिख दो न्यू इक्वेशन, आपके पास 44,500, बाकी की एसेट सारी सेम एज इट इज़ जो चल रही हैं हमारे पास, और आपकी कैपिटल जो है वो बढ़ी हुई आप दिखा दोगे 78,500 रुपीज़ से। अब आप इसको कहीं भी रुक करके प्लस करके देखना, तो ये जो सारी एसेट साइड का टोटल है वो यहाँ लाइबिलिटी और कैपिटल के टोटल के बराबर आएगा। कभी भी किसी भी टाइम पे रुक के आप अपने सम को चेक कर सकते हो कि आप सही जा रहे हो या कहीं कुछ आपने ट्रीटमेंट करने में किसी आइटम का गलती करी। जैसे कहीं मैं अगर भूल जाऊं कि मैंने कमीशन को एक तरफ ले लूं, दूसरी तरफ मैं कमीशन का ट्रीटमेंट ना करूं, तो इक्वेशन मैच नहीं होगी, फिर वो गलती पकड़ में आ जाएगी। तो आप जब चाहो स्टॉप कर दो और अपना सम चेक कर सकते हो कि आप सही जा रहे हो या आपसे कोई मिस्टेक हुई। अब नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म है वो कहता है कि विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज़ 3,000 रुपीज़। पर्सनल यूज़ के लिए जब भी आप पैसा निकालते हो, तो उस जो विड्रॉ आप जो पैसा करते हो उसे कहा जाता है ड्रॉइंग। ये वो बचपन वाली ड्राइंग नहीं है हमारी, ये अकाउंट्स की लैंग्वेज में जो ड्राइंग है, ये वो पैसा है जब आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए कुछ पैसा बिजनेस में से निकाल लो, कि आपने अपने बच्चे की ट्यूशन फ़ीस दे दी, तो वो पैसा आपने बिजनेस से निकाला, तो वो आपने बिजनेस के लिए तो खर्च नहीं किए ना पैसे, अपनी पर्सनल लाइफ में यूज़ किए, तो उसे कहा जाता है ड्राइंग। तो जब कभी आप ड्राइंग्स करोगे पैसों की, तो उससे एक तो आपका कैश कम होगा, बिजनेस में से कैश आप निकाल के ले गए, तो यहाँ आप लिख दो ड्राइंग्स या लिख दो फॉर पर्सनल यूज़। स्टॉक में नो चेंज, फर्नीचर में भी कोई बदलाव नहीं, क्रेडिटर्स में भी नो चेंज, बट ड्राइंग करने से आपका कैश कम हो रहा है,
साथ ही साथ आपकी कैपिटल भी जो है वो कम हो जाएगी आपके पास। यहाँ आपने जो है वो इसको माइनस करके शो कर देना है कि आपकी जो कैपिटल है वो 3000 से आपकी कम हो जाएगी। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम। न्यू इक्वेशन आपके पास 41,500, 48,000, 6, डेटर हमारे ज़ीरो ही चल रहे हैं, क्रेडिटर 20, और यहाँ आपके पास 75,500 रुपीज़, कैपिटल 3000 लेस करने के बाद। नेक्स्ट आपके पास जो ट्रांजैक्शन है, यहाँ हम थोड़ा ध्यान से देखें। यहाँ कह रहा है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। आपने अपनी गुड्स बेची हैं, मतलब स्टॉक बेचा, लेकिन उधार में बेचा, मतलब आपको कैश रिसीव नहीं होगा। आपके कस्टमर आपसे उधार में लेकर गए, तो कोई बात नहीं, आपके डेटर्स बढ़ जाएंगे। कैश ना भी आए, कोई और एसेट यानी डेटर्स बढ़ गए। उन गुड्स का जो कॉस्ट प्राइस था, मतलब आपके लिए तो वो 30,000 की थी, 30,000 की, बट आपने बेची कितने में, 40,000 में। तो यानी 10,000 का आपने प्रॉफिट जो है वो अपना जोड़ करके ऐड करके बेची। तो यहाँ आप देखें इस ट्रांजैक्शन को हम कैसे लिखें। यहाँ लिख दीजिए पहले तो सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। तो कैश तो देखो आएगा नहीं, क्योंकि उधार में बेची हैं उन्होंने, आपको पैसा तो दिया नहीं। अब उन गुड्स का जो कॉस्ट प्राइस था वो कितना था, 30,000 था। तो यहाँ आपने जो है वो गुड्स को जो यानी स्टॉक को जो कम करना है वो 30,000 से कम करके शो करना है आपने। ये हमें ध्यान में रख के चलना है कि गुड्स आपने जो है वो 30,000 की जो है वो कम करके दिखानी है। बेची चाहे आपने 40 में है, बट वो 10,000 आपका प्रॉफिट है। जो सामान आपकी दुकान से गया है, स्टॉक जो कम हुआ है वो 30,000 का कम हुआ है। फर्नीचर में नो चेंज। अब आपके जो डेटर्स इंक्रीज होंगे, मतलब आपके कस्टमर आपसे उधार ले गए तो उन्हें क्या कहते हैं, डेटर्स। आपने उधार में बेचा, वो 40,000 से इंक्रीज होंगे, क्योंकि आप तो उनसे 40,000 ही मांगोगे, आपने 40 में सेल की हैं। ओके। अब उसके बाद क्रेडिटर्स में नो चेंज। कैपिटल जो है आपकी, वो आपकी जितना आपने जो ये प्रॉफिट कमाया 30 वाली 1000 की गुड्स को 40,000 में बेचा, वो प्रॉफिट आपका कैपिटल में ऐड हो जाएगा, कैपिटल बढ़ जाएगी। ये हमें ध्यान रखना है यहाँ कि जब कभी प्रॉफिट हो रहा हो तो कैपिटल में ऐड होता है, लॉस हो रहा हो तो कैपिटल में से माइनस हो जाता है वो लॉस। ये ऑलवेज रूल हमें ध्यान रखना है। इसको अब क्लोज करके अपना इसको सॉल्व कर लेंगे हम। न्यू इक्वेशन 41,500 का आपके पास है, 30 से आपकी स्टॉक कम होके 18,000 का स्टॉक रह जाएगा आपके पास, 6,000 की फर्नीचर। डेटर अब बन चुके हैं मेरे 40,000 के, क्रेडिटर्स मेरे पास 20, और यहाँ कैपिटल मेरी 10,000 जुड़ के हो गई 85,500 की। नेक्स्ट आपके पास जो इक्वेशन है वो कह रहा है कि आपने अपने क्रेडिटर्स को जो है वो 15,000 रुपीज़ जो है वो पे करे। तो सिंपल है, बस आपका कैश जो है वो 15,000 से आपने कम कर देना है। यहाँ लिख दो पेड टू क्रेडिटर्स। 15,000 से आपने जो है अपना कैश कम किया, क्रेडिटर्स को देखो पे किया है, तो बाकी सब जगहों पर नो चेंज, और क्रेडिटर अपने कम करके दिखा दो 15 से, क्योंकि आपने अब पे कर दिया। जिसने आपसे 20,000 अब तक लेना था उस क्रेडिटर को आपने 15,000 दे दिए, तो लेस कर दोगे ना 20 में से 15 की, भाई अब मैंने आपका 5,000 ही देना है, तो 15,000 लेस हो जाएंगे। कैपिटल में नो चेंज, क्योंकि एक तरफ कैश कम हो रहा है, दूसरी तरफ क्रेडिटर भी कम हो रहे हैं। तो बस अब इक्वेशन को सॉल्व कर दो आप, और सॉल्व करके जो फाइनल आपके पास आएगा वो आपका आंसर होगा। तो आपका कैश कम होने के बाद रह जाएगा 26,500,
स्टॉक 18 का, 6000 की फर्नीचर, 40,000 के डेटर्स, 5,000 के क्रेडिटर्स और कैपिटल है 85,500 की। अब जब आप इसकी दोनों साइड्स को टोटल करोगे, एसेट साइड की ये सारी आइटम्स यानी कैश जो कि है 26,500, स्टॉक 18,000, फर्नीचर 6,000 का, डेटर्स 40 के, तो ये सारी एसेट्स को जब आप प्लस करोगे तो जो टोटल आपके पास बनेगा दैट विल बी 90,500 रुपीज़। और यहाँ से भी लाइबिलिटी साइड का जो टोटल बनेगा दैट विल ऑल्सो बी 90,500 रुपीज़। ओके, अब आप इसको जो है वो यहीं क्लोज भी कर सकते हो और दोनों तरफ का जो टोटल है उसको आप ऐड करके शो भी कर सकते हो, दैट इज़ अप टू यू। यहाँ इक्वेशन हमारी जो है वो टैली होती है। अब इसके बाद आपने जो है वो इसको अगर चाहें तो हम इसे बैलेंस शीट में भी, अगर हमसे पूछा गया है तो हम इसे जो है वो बैलेंस शीट में भी शो कर देंगे। अगर आपको पूछा गया है कि बैलेंस शीट बनाइए तो बैलेंस शीट आप इसमें जो है वो अपना फॉर्मेट ड्रॉ करोगे। आपके पास यहाँ आपने लिखनी है लाइबिलिटीज़ और यहाँ आप लिखोगे एसेट्स। लाइबिलिटीज़ में दो ही हैं, क्रेडिटर्स और कैपिटल। कैपिटल है 85,500 की, क्रेडिटर्स हैं 5,000 के, तो यहाँ जो टोटल आ गया वो आ गया 90,500 रुपीज़ आपका। और सेम ही टोटल हमें मिलने वाला है एसेट्स का। यहाँ आप लिख दो कैश, कैश के बाद नेक्स्ट आपके पास है स्टॉक, स्टॉक के बाद आपकी जो अगली एसेट थी दैट इज़ फर्नीचर, देन डेटर्स। तो डेटर हमारे जो थे वो कितने के थे, 40,000 के थे, फर्नीचर 6,000 था आपके पास, स्टॉक आपका 18 का था और कैश हमारे पास 26,500 रुपीज़। तो यहाँ भी आपका टोटल आ जाएगा 90,500। ये डबल लाइन लगा करके आप इसे क्लोज कर दोगे। ये एक सिंपल मेथड है बैलेंस शीट में शो करने का। आपसे पूछा जाए तो आप शो कर दें, अदरवाइज इक्वेशन को बनाने तक आपका सम पूरा हो जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।